नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर रायपुर से है, जहां सीएम विष्णुदेव साय बालोद जिला दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बालोद जाने से पहले मंत्रालय में समीक्षा बैठक भी की। साथ ही राजस्व की तैयारियों को लेकर भी बैठक के दौरान चर्चा की गई। वहीं आपको बता दें, अन्य विभागीय कामकाज की समीक्षा भी सीएम ने की है। सीएम रामकृष्ण दास महात्यागी की श्रद्धांजलि सभा में भी शामिल होंगे। तो बलौदा बाजार के दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय जो है वो पहुंचे हुए हैं, जहां वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, इस दौरे से पहले उन्होंने मंत्रालय में बैठक की थी। इस समीक्षा बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की गई थी। और इसके साथ ही आपको बता दें, राज्य उत्सव की तैयारियों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई। तो आपको बता दें, रायपुर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं सीएम विष्णुदेव साय, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर रायपुर से है, जहां आज एनएसयूआई यानी नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया गृह मंत्री के बंगले का घेराव करने वाले हैं। आपको बता दें, छात्र नेताओं पर दर्ज फर्जी एफआईआर, बढ़ते अपराध और नशाखोरी के खिलाफ एनएसयूआई ने ये प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही आपको बता दें, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी भी इस घेराव में शामिल होंगे। एनएसयूआई के कार्यकर्ता कांग्रेस भवन गांधी मैदान से शाम 4 बजे गृह मंत्री के बंगले की ओर मार्च करेंगे। यह प्रदर्शन गृह मंत्री के बंगले पर शांतिपूर्ण घेराव के रूप में किया जाएगा, ताकि छात्र नेताओं के साथ अन्याय और प्रदेश में बढ़ती नशाखोरी और अपराध के खिलाफ आवाज बुलंद की जा सके। तो आपको बता दें, आज एनएसयूआई के जरिए बड़ा प्रदर्शन जो है वो किया जाना है। गृह मंत्री के बंगले का घेराव करेगी ये पूरा छात्र संघ। इसके साथ ही आपको बता दें, छात्र नेताओं पर जो फर्जी एफआईआर दर्ज किया गया है, इसी को लेकर यह प्रदर्शन होने वाला है, जिसमें एनएसयूआई गृह मंत्री के निवास का घेराव करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, नूसू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस घेराव में शामिल होंगे। तो आज बड़ा प्रदर्शन जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिलने वाला है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें, कई दिनों से कई छात्र नेताओं पर फर्जी एफआईआर दर्ज किया गया और इसी से नाराजगी जताते हुए ये पूरा स्टूडेंट यूनियन जो है वो प्रदर्शन करने वाला है। फर्जी एफआईआर को लेकर ये प्रदर्शन होने वाला है। इसके साथ ही कई मामलों में उनके खिलाफ जो अपराध या नशाखोरी के मामले में जो एफआईआर दर्ज किया गया, उसके खिलाफ भी ये पूरा स्टूडेंट यूनियन जो है एकत्र होगा और जमकर बड़ा प्रदर्शन जो है वो करने वाला है। इसके साथ ही गृह मंत्री के आवास का घेराव भी किया जाएगा। शाम 4 बजे ये घेराव करेंगे। हालांकि प्रदर्शन जो है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा, ये ऐलान भी एनएसयूआई की तरफ से किया गया है। वहीं इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए पीयूष नायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, कितने बजे ये प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा और एनएसयूआई के जो संघ है, जो छात्र संघ है, उनका क्या कुछ मांग है, क्यों ये प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे हुए हैं एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी, जो जहां पर आज गांधी मैदान में कांग्रेस भवन में एक बड़ी बैठक करके है, तो कार्य समिति की बैठक करके निर्णय लिया गया है कि एक वोट चोरी को लेकर एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा। उसके बाद आज 4 बजे तमाम एनएसयूआई के जितने भी नेता, छात्र नेता हैं, वो आज गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले को घेराव करने के लिए निकलेंगे। लगातार उनका मानना ये है कि प्रदेश में आए दिन चाकूबाजी, लूट, डकैती जैसे मामले सामने आ रहे हैं। और अभी एक बात और आई थी, जहां केरल में राहुल गांधी जो कांग्रेस के लीडर माने जाते हैं, उनको एबीवीपी के पूर्व नेता जो रह चुके हैं छात्र नेता चिंटू महादेव ने चैनल के माध्यम से जान से मारने की धमकी दी थी, जिसको लेकर काफी ज्यादा एनएसयूआई के छात्राओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो आज एक बैठक रखी गई है। उसके बाद तमाम कांग्रेस के जितने भी छोटे मोटे पदाधिकारी हैं, छात्र नेता, आज गृह मंत्री के निवास पर घेराव करने के लिए।
जी बिल्कुल। पीयूष, क्या एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस घेराव में शामिल होंगे? जी जी बिल्कुल। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे हुए हैं एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी, जो अभी मीटिंग ले रहे हैं। उसके बाद आज पैदल मार्च निकलेंगे। गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले को घेराव को लेकर तमाम प्रदेश के छोटे मोटे छात्र नेता, चाहे स्कूल की बात करें, चाहे कॉलेज में जो राजनीति स्तर के करते हैं, छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर के आज लोग पहुंचे हुए हैं, जहां आज एक बड़ा प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल पीयूष, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वरुण चौधरी जो है वो पहुंचे हुए हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या इस प्रदर्शन को लेकर कोई ज्ञापन जो है पहले से डीएम को दिया गया है यूनियन की तरफ से? जी जी। अभी इस मामले को लेकर एसपी और कलेक्टर द्वारा तमाम व्यवस्थाएं की जा चुकी है कि कहां पर प्रदर्शन करना है, कहां से कहां तक जाने वाले हैं एनएसयूआई के छात्र नेता। तो कहीं ना कहीं जो रायपुर नगर निगम, पुराना कांग्रेस भवन से लेकर जो सीएम निवास सामने में ही गृह मंत्री का भी वहीं पे बंगला है, तो वहां तक कहीं ना कहीं जाएंगे। तो तमाम तरह के राज्य सरकार द्वारा बैरिकेड्स लगा दिए हैं कि वहीं शांतिपूर्ण तरीके से एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल पीयूष, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वरुण चौधरी भी वहां पहुंचे हुए हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए प्रदर्शन की, तो क्या ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा या कोई और हंगामा भी हो सकता है? जी, अब प्रदर्शन बैठक के बाद पता चलेगा कि ये शांतिपूर्ण ढंग से होगा कि हंगामेदार। लगातार अब फिलहाल भाजपा की सरकार को प्रदेश में शासन करते हुए लगभग सत्ता में आए 2 साल हो गए, तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश में चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है, जो दुष्व्यवहार हो रहा है, चाहे एक्सीडेंट मामला हो, चाहे लूट डकैती हो, लगातार विपक्ष इस मामले को लेकर भाजपा सरकार को तंज कर रही है। तो कहीं ना कहीं आज एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से गृह मंत्री के बंगले का ये घेराव करने वाले हैं, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो तमाम तरह की कम से कम 200 से 300 पुलिस फोर्स को लगाया गया है और बैरिकेड की पूरी व्यवस्था की गई है, जिससे लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर पीयूष, अगर छात्रों की संख्या की बात की जाए तो कितनी बड़ी संख्या में छात्र जो है इस प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं? पूरे प्रदेश से 33 जिलों से आज एनएसयूआई के छात्र नेता पहुंचे हुए हैं। तो लगभग कम से कम 15,000 से 20,000 के बीच में यहाँ जनसंख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, जहाँ एक आज बड़ी बैठक चल रही है, कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। कार्यकारिणी की बैठक में ये समझाया जा रहा है कि किस तरह से प्रदर्शन करना है, क्या करना है, किस तरह से वो रणनीति को लेकर एक अहम चर्चा की जा रही है। उसके बाद एक वोट चोरी गद्दी छोड़ को लेकर जो एक साक्षर अभियान भी एनएसयूआई द्वारा चलाया जाए। जी बिल्कुल पीयूष, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ में 2 साल तक के बच्चों के लिए खांसी सर्दी के सभी तरह के कफ सिरप पर बैन लगा दिया गया है। आपको बता दें, डॉक्टर ना बच्चों के लिए कफ सिरप लिखेंगे और ना ही दवा दुकान वाले बचेंगे। 2 साल से 5 साल तक के बच्चों के लिए भी कफ सिरप लिखने में बेहद सावधानी के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बेहद जरूरत होने पर अगर डॉक्टर सिरप लिख भी रहे हैं तो उन्हें बच्चों की लगातार मॉनिटरिंग करनी होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक सिरप से बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद राज्य सरकार ने छोटे बच्चों के लिए सभी तरह के कफ सिरप पर बैन लगा दिया है। जिस कोल्ड ड्रिंक सिरप से बच्चों की मौत हो रही है, उस कंपनी का एक बैच भी छत्तीसगढ़ में सप्लाई नहीं हुआ है। तो कफ सिरप को लेकर ये सरकार जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। शासन ने खास दिशा निर्देश जो है कफ सिरप को लेकर दे दिया है और ये कफ सिरप जो है बैन कर दिए गए हैं छत्तीसगढ़ में 2 से 5 साल के बच्चों के लिए भी। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए लगातार पीयूष नायक हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, जिस तरीके से कोल्ड सिरप को लेकर लगातार बच्चों की मौत हो रही है,
चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, राजस्थान की बात हो, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में जो है बच्चों की मौत हो चुकी है। अब ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार भी जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। क्या कुछ एक्शन जो है सरकार की तरफ से लिया गया है? कितने साल के बच्चों के लिए कफ सिरप जो है वो बैन किया गया है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे चेन्नई की बात करें, तमाम 10 से ज्यादा की संख्या में, 18 से 20 संख्या में अभी तक कफ सिरप से बच्चों की मौत हुई है। उसको लेकर भारत सरकार द्वारा एक एडवाइजरी गाइडलाइन जारी की है, जिसके तत्काल बाद छत्तीसगढ़ में उस दवाई को बैन कर दिया गया है यहाँ के राज्य शासन द्वारा। और आज कहीं ना कहीं हम लोग स्वास्थ्य विभाग से बात किए थे, जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री एस श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि यहाँ 2 साल के बच्चे हो चाहे 5 साल के बच्चे हो, न डॉक्टर के लिखने के बिना न दवाई दुकान में न कफ सिरप बेचेंगे, न कहीं ये दवाई दुकान वाले भी न, अगर डॉक्टर कहीं ना कहीं किसी बच्चे को दिक्कत आता है तो कहीं दवाई लिखते हैं तो उस बच्चे की मॉनिटरिंग की जाएगी, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो काफी संख्या में कफ सिरप जैसे छोटे से दवाई को लेकर बच्चों की मौत हो रही है। तो कहीं ना कहीं सख्त निर्देश को पालन करते हुए राज्य सरकार द्वारा देखा जा रहा है। बिल्कुल पीयूष, क्योंकि खांसी सर्दी होती है, ऐसे में बच्चों को कफ सिरप दे दिया जाता है, लेकिन अगर ये कफ सिरप बैन किया जाता है तो क्या ऑल्टरनेट कोई चीज है जो बच्चों को दिया जा सके? डॉक्टर ने इस तरह की कोई जानकारी दी है या कोई बातचीत? फिलहाल जांच पड़ताल में पता चला है कि अगर मध्य प्रदेश में कफ सिरप तो वो बैन था, जिस कंपनी के डॉक्टर या मेडिकल द्वारा जो उपयोग में जो उसको दिया जा रहा था बच्चे को, उसको बैन था वो वैसा कंपनी का छत्तीसगढ़ राज्य में कहीं ना कहीं कोई मेडिकल में चाहे अस्पतालों में ये नहीं बांटा जा रहा है, क्योंकि उस कंपनी का नहीं है। बिल्कुल पीयूष, क्योंकि सरकार ने तो ये अलर्ट जारी कर दिया है, एक्शन ले लिया है, लेकिन क्या दुकानदारों और जिस कफ सिरप को बैन किया गया उन्हें इसकी जानकारी है? वो एक्शन मोड में आ गए हैं? क्या वो सप्लाई बंद कर चुके हैं? इस तरह की कोई जानकारी? जी, जैसे ही केंद्र सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है तो वैसे ही राज्य सरकार विष्णुदेव साय की सुशासन में यह निर्देशित कर दिया गया है कि चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, स्वास्थ्य अधिकारी हो, चाहे यहाँ के हमर अस्पताल जैसे जितने भी छोटे मोटे क्लिनिक है, अस्पताल है, चाहे मेडिकल की दुकान है, तो उसमें यह नोटिस निर्देशित जारी कर दिया है कि छोटे बच्चों को बिना अनुमति के कफ सिरप नहीं दे पाएंगे लगातार, क्योंकि बच्चों की मौत आ रही है। तो फिलहाल अभी जांच पड़ताल छत्तीसगढ़ में चल रहा है कि किस तरह से यहाँ की फर्जी तरीके से चाहे कफ सिरप चाहे दवाइयाँ बेची जा रही है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड पे आया है और आज यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री चाहे श्याम बिहारी जायसवाल से हमने बात की तो उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में इस तरह के दवाइयों को बैन कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं परेशानी वाली बात नहीं है। बिल्कुल पीयूष, लेकिन अगर बात की जाए जनता की जागरूकता को लेकर, क्योंकि जैसे ही कोई बच्चा बीमार होता है पेरेंट्स जो है वो तुरंत पास के हॉस्पिटल में या जो भी क्लिनिक होती है वहां लेके चले जाते हैं, अगर उनकी जानकारी की बात की जाए तो उन तक कैसे ये चीजें पहुंचेंगी कि ये बैन कर दिया गया है या इस तरह की कोई एक्शन? जैसे ही केंद्र सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी हुई है, जैसे ही छत्तीसगढ़ प्रदेश में यह तुरंत ही निर्देश जारी कर दिया गया है कि इस तरह के दवाइयों को कोई बेचा नहीं जाता। अगर कोई बेचा जाता है, किसी बच्चे को मौत हो जाती है तो तुरंत कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी, चाहे वो मेडिकल स्तर की बात करे, चाहे स्वास्थ्य स्तर की बात करे, चाहे किसी डॉक्टर की, कि बिना लिखे या अगर किसी बच्चे को कोई अच्छे डॉक्टर लिखते भी हैं दवाई कफ सिरप को लेकर, अच्छे दवाई को, अगर उस बच्चे की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर धमतरी से है, जहां कलेक्ट्रेट बंगले तक हाथी पहुंच गया। आपको बता दें, इसके बाद हाथी को देखकर पूरी तरफ हाहाकार मच गया। दरअसल ये हाथी कलेक्ट्रेट बंगले के पास विचरण कर रही थी और विचरण करते हुए वो वहां पे जा पहुंचे। आपको बता दें, इस इलाके में कई दिनों से हाथी विचरण कर रहे हैं और साथ ही भीड़ भाड़ की अधिकता को देखते हुए हाथी अपनी मस्ती में झूमते हुए कलेक्ट्रेट पहुंच गया, जिसके बाद जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम जो है वो मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।
तो धमतरी का ये पूरा मामला है, जहां कलेक्ट्रेट बंगले तक हाथी जो है वो पहुंच गया। हालांकि उसके बाद वन विभाग जो है वो पूरी तरह से एक्शन मोड में आया और उसे रेस्क्यू करके ले गया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर रायगढ़ से है, जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायगढ़ को 53 करोड़ की सौगात दी है। आपको बता दें, विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। वहीं नगर निगम के क्षेत्र में 44 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास कर भूमि पूजन भी किया गया। इनमें लोक निर्माण विभाग के 8.5 करोड़ रुपए के कार्य भी शामिल है। साथ ही कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद शहरों को सुनियोजित विकास के लिए कार्य योजना बनाकर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 20 महीनों में रायगढ़ नगर निगम को विभिन्न विभागों से कुल 222 करोड़ रुपए की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गई है। तो रायगढ़ को 53 करोड़ की सौगात जो है उप मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। विभिन्न विकास कार्यों का उप मुख्यमंत्री ने लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा विकास कार्य जो है वो सुनियोजित तरीके से किया जाएगा। आज रायगढ़ नगर निगम में 44 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन संपन्न हुआ है। उसी तरह लोक निर्माण विभाग के 8.5 करोड़ रुपए के विभिन्न कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन संपन्न हुआ है। हमारी सरकार बनने के बाद लगातार शहरों के विकास के लिए योजना बनाकर काम कर रहे हैं। और आज पिछले 20 महीने में रायगढ़ नगर निगम को अलग अलग योजनाओं से 222 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार की ओर से स्वीकृत हो चुकी है। और रायगढ़ एक तरह से हमारा औद्योगिक केंद्र है, उसके अनुरूप रायगढ़ का विकास हो। हमारे यहाँ के विधायक और वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी उसकी चिंता कर रहे हैं और उसी के अनुरूप रायगढ़ को विकसित करने का, स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और इस संकल्प के साथ कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे न केवल छत्तीसगढ़ को वरन रायगढ़ जिला और रायगढ़ शहर को भी संवारने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। मैं रायगढ़ वासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ सरकार इस बार नवंबर से धान की खरीदी शुरू करने जा रही है। आपको बता दें, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। विभागीय तैयारियां भी पूरी तरह से तेज कर दी गई हैं ताकि किसानों को बेहतर सुविधा मिल सके। सरकार 160 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदने का लक्ष्य लेकर चल रही है और इस योजना से किसानों को आर्थिक मजबूती भी मिलेगी। आपको बता दें, सरकार ने इस बार 160 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है। इससे प्रदेश के किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। धान खरीदी की ये प्रक्रिया किसानों के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उनकी आमदनी बढ़ाने में मददगार साबित होगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किया जाएगा। आपको बता दें, इस दौरान स्कूल शिक्षा विभाग स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती किया जाएगा। वहीं इन पदों पर आवेदक 13 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा। आपको बता दें, आवेदन केवल पंजीकृत डाक या व्यक्तिगत रूप से ही स्वीकार किया जाएगा। तो स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती को लेकर ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो जारी किया गया है। 13 अक्टूबर तक आवेदन जो है वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। हालांकि व्यक्तिगत रूप से ही आवेदन जो है वो स्वीकार किया जाएगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में
चल रहे सहयोग केंद्र का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें, इस केंद्र का उद्देश्य आम कार्यकर्ताओं और जनता की समस्याओं को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों तक सीधे पहुंचाना है। वहीं सहयोग केंद्र में राज्य के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव जो है वो उपस्थित रहे और कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी। सहयोग केंद्र के इस पहल से कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि वो अपनी समस्याएं, सुझाव और शिकायतें सीधे मंत्री के सामने रख पा रहे हैं। वहीं सहयोग केंद्र में टैंकराम वर्मा ने कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी। उन्होंने कुल मिलाकर कई दर्जन कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उनकी बातों को गंभीरता से लिया। कुछ मामलों में तुरंत कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए। आपको बता दें, कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये सहयोग केंद्र पार्टी की एक सकारात्मक पहल है, जिससे जमीनी स्तर पर जुड़े कार्यकर्ताओं को ये महसूस हो रहा है कि उनकी आवाज सुनी जा रही है। तो सहयोग केंद्र का आज दूसरा दिन है। लगातार मंत्री जो हैं वो लोगों से बातचीत करते हुए उनकी समस्याओं को सुनते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार तुरंत उनकी समस्याओं का निस्तारण भी किया जा रहा है। जो समस्याएं तुरंत किए जा सकते हैं उनका निस्तारण हो रहा है। लगातार जनता अपनी प्रॉब्लम जो है वो मंत्रियों के सामने रख पा रही है। इससे जनता में भी खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पर्यावरण संरक्षण और पानी बचाने के लिए विश्व भर में अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन नगर पालिका, नगर निगम रिसाली की अगर स्थिति की बात की जाए तो बेहद चिंताजनक बनी हुई है। यहाँ कई तालाब कचरे और मलबे से भरे पड़े हैं, जबकि निगम के ही एक तालाब को मलबे और कचरे से पाटने का काम जारी है। डबरियों में बदलते ये तालाब भविष्य में पानी के गंभीर संकट की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। आपको बता दें, नगर पालिका निगम रिसाली ने इस साल 15 करोड़ रुपए की सफाई व्यवस्था का ठेका एल्केमिक इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया था। इस ठेके में निगम क्षेत्र की सफाई के साथ साथ तालाबों, घाटों की सफाई भी शामिल है। लेकिन वास्तविकता ये है कि सफाई की जगह तालाबों को मलबे से भरने का काम चल रहा है। स्टेशन मरोदा के सूर्यनगर स्थित तालाब की हालत इसका जीता जागता उदाहरण है। आपको बता दें, तालाब के चारों ओर कचरा और मलबा जमा होता जा रहा है। वहीं वार्ड पार्षद और अधिकारियों को इसकी शिकायत के बावजूद उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दशकों पुराना ये तालाब जलकुंभी, मलबे और अवैध कब्जों की भेंट चढ़ चुका है। तो रिसाली निगम तालाबों की बदहाल स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। लगातार प्रशासन की तरफ से शिकायत की गई है, लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। अब हम आम जनता से सिर्फ अवेयरनेस के लिए बोल ही सकते हैं उनको, और आए दिन को समझाई दी जाती है और फाइन भी किया जाता है, और लोगों को भी समझने की जरूरत पड़ेगी कि उसमें कचरा न डाले, उपयोग तो उन्हीं को करना है। कोई सख्त हिदायत देना चाहेंगे सर ऐसे लोगों को जिस तरह अब इस टाइप के नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश अभी जारी होने वाले हैं, शीघ्र शीघ्र जारी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बीजापुर से है, जहां एक ग्रामीण को जहरीले सांप ने काट लिया है। सूचना मिलते ही सीआरपीएफ के जवान तुरंत मौके पर और ग्रामीण को कुप्पागुड़ा कैंप लाकर प्राथमिक उपचार प्रदान किया गया। वहीं कैंप में मौजूद बटालियन के डॉक्टर शमी अहमद शेख ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया। इससे ग्रामीण की स्थिति अभी स्थिर बताई जा रही है। वहीं सैनिकों ने मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए मरीज को ट्रैक्टर की मदद से मुतवेडी तक पहुंचाया। वहां से उसे एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल बीजापुर भेजा गया। चिकित्सकों के अनुसार समय पर उपचार मिलने के कारण ग्रामीण की हालत अब खतरे से बाहर है और उसका इलाज जो है वो लगातार जारी है। आपको बता दें, सीआरपीएफ जवानों की तत्परता और संवेदनशीलता ने इस मामले में जीवन रक्षक भूमिका निभाई। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बलौदा बाजार से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें, ग्राम डमरू के एक स्कूल की झाड़ियों में दशहरा की छुट्टियां खत्म होने के बाद एक युवक का शव मिला है। ये युवक प्रकाश बनछोड़ा था, जो 19 वर्षीय छात्र था। शव की बदबू आने पर छात्रों ने मास्टर को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची।
फॉरेंसिक टीम ने भी जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के ग्रामीणों से लगातार पूछताछ कर रही है और मृतक की मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। तो बलौदा बाजार से यह हैरान करने वाली खबर है, जहां स्कूल में एक युवक का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गई है। पुलिस जो है वो लगातार मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। दशहरा की छुट्टी हुई थी। छुट्टी के बाद जब बच्चे वापस लौटे स्कूल में तो वहां शव की बदबू आई, जिसके बाद से पता लगाया गया तो एक युवक का शव, जो कि 19 वर्षीय छात्र है, उसका शव मिला है। उसके बाद से लगातार पुलिस जो है छानबीन में जुटी हुई है। मौत के कारणों का पता लगा रही है कि आखिर मौत किस वजह से हुई, युवक जो है वो स्कूल में कैसे रहा, क्या कुछ कारण है। इस पे लगातार पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।